सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो हमने ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ख़त्म कर लिया था लगभग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीआईटी। तो जीआईटी में जो इन्फेक्शन होते हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल इकोलाई। ठीक है, सिंपल हमारे टेम्पलेट से चलेंगे फिर से। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली में बिलोंग करता है। मतलब जो बैक्टीरियाज एंटेरोबैक्टीरियासी में है, जैसे उसमें एक इकोलाई है और साल्मोनेला, सीजेला, क्लेब्सिला, ऐसे बहुत कुछ है। तो आज हम इकोलाई पढ़ेंगे। इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट नेम्ड एस्चेरिश, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, अब इसके वायरुलेंस फैक्टर्स क्या क्या है? दो टाइप का होता है, एक सरफेस एंटीजन और टॉक्सिन। जो सरफेस एंटीजन है वो 4 है, सोमैटिक एंटीजन या फिर ओ एंटीजन, फ्लैजेलर एंटीजन या फिर एच एंटीजन, कैप्सुलर एंटीजन यानी कि के एंटीजन, और एक फिमरियल एंटीजन। ठीक है, सिंपल। और टॉक्सिन में है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? जो डायरियाजेनिक इकोलाई होता है। इकोलाई में एक डायरियाजेनिक कैटेगरी होता है, इसमें हमारा 6 सब टाइप्स है। ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है एंटेरोटॉक्सिन। अब एंटेरोटॉक्सिन भी 3 टाइप का होता है, हीट स्टेबल, हीट लेबाइल और शिगाटॉक्सिन। इसे हम वेरोसाइटोटॉक्सिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टॉक्सिन, पहले हम तीनों टॉक्सिन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो हीट लेबाइल और हीट स्टेबल है, दोनों कौन प्रोड्यूस करता है? एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, जो कि एक डायरियाजेनिक इकोलाई है। ठीक है, अब जो हीट लेबाइल, उसका फंक्शनिंग कैसे है देखिए। इसका 2 फ्रेगमेंट होता है, एक बी और एक ए। जो बी फ्रेगमेंट होता है वो बाइंड करता है GM1 रिसेप्टर ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियम से। ठीक है, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। और ए फ्रेगमेंट जो पैथोजेनेसिस कॉज करता है, मतलब कैसे? ए फ्रेगमेंट एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ेगा। और साइक्लिक एएमपी अगर बढ़ता है इंटेस्टाइन में, तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है इनटू द लुमेन। और अगर इंटेस्टाइन के लुमेन में अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाए तो क्या होगा? सिंपल डायरिया। तो ऐसे ही डायरिया कॉज करता है थ्रू साइक्लिक एएमपी। और जो हीट स्टेबल है वो कैसे करता है? वो साइक्लिक जीएमपी बढ़ाता है, और साइक्लिक जीएमपी बढ़ने से फ्लूइड बढ़ता है गट लुमेन में, जिसके लिए डायरिया होता है। तो ये याद रखना, लेबाइल में एएमपी और स्टेबल में जीएमपी। ठीक है, और शिगाटॉक्सिन, इसको कौन सीक्रेट करता है? एंटेरोहेमरेजिक इकोलाई। ये भी एक डायरियाजेनिक इकोलाई ही है। ठीक है, इसका भी 2 फ्रेगमेंट है, बी और ए। जो बी होता है वो GB3 रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है। ये GM1 था, ये GB3 है। यहाँ पे बाइंड करके क्या होगा? जो ए फ्रेगमेंट होगा वो 60S राइबोसोम को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से जो इंटेस्टिनल सेल है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो वो सेल मर जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो जो इकोलाई होता है उसके लिए हमारा वेरियस इन्फेक्शंस होता है। सबसे पहले होता है यूटीआई, जो कॉज करता है यूरोपैथोजेनिक इकोलाई। फिर डायरिया होता है बाई डायरियाजेनिक इकोलाई। इसके अंदर 6 टाइप्स है, मैंने आपको बताया क्या क्या है। एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, एंटेरो इन्वेसिव, एंटेरो हेमरेजिक, एंटेरो एग्रीगेटिव और डिफ्यूजली एडियरेंट। ठीक है, तो यूटीआई हुआ, डायरिया हुआ, और क्या होता है? सिंपल एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है। ठीक है, अब आता है डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस कैसे होगा? पहले सैंपल कलेक्शन। सैंपल हम कहाँ से लेंगे? जहाँ पे इन्फेक्शन होगा। जैसे अगर डायरिया हुआ तो हम स्टूल सैंपल लेंगे, यूटीआई हुआ तो यूरिन सैंपल लेंगे, मेनिंजाइटिस हुआ तो CSF सैंपल लेंगे। ऐसे हम सैंपल चूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ का एक्सुडेट लेंगे। तो ये हो गया सैंपल कलेक्शन। उसके बाद अगर हम ग्राम स्टेन करेंगे तो क्या देखेंगे? इकोलाई क्या है? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ठीक है, मतलब पिंक कलर का बेसिलाई दिखेगा हमें ग्राम स्टेन में। ठीक है, अब कल्चर में क्या करेंगे? ब्लड अगर में ग्रे मॉइस्ट कॉलोनीज दिखेंगे और मैकोंकी में पिंक कॉलोनीज, मतलब लैक्टोज फर्मेंटर्स है। ठीक है, हैंगिंग ड्रॉप करेंगे तो मोटाइल, तो इकोलाई एक मोटाइल ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। ठीक है, जो कि लैक्टोज फर्मेंटर है। बायोकेमिकल टेस्ट में देखिए, ऑक्सीडाइज, सिट्रेट, यूरिया सारे नेगेटिव है, सिर्फ और सिर्फ इंडोल और कैटलिस्ट पॉजिटिव है। और TSI में क्या दिखेगा? एसिड बाय एसिड विथ गैस और H2S एब्सेंट। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। इकोलाई का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो मेनली तो इकोलाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है, इसलिए हम कार्बापेनम यूज़ कर सकते हैं। अगर कार्बापेनम भी रेजिस्टेंट हो तो पॉलीमिक्सिन, फॉस्फोमाइसिन, टिगेसाइक्लिन, ये सब यूज़ कर सकते हैं।
अब जो डायरिया जेनिक के 6 इकोलाई था ना, तो ये 6 इनको हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, इनके पैथोजेनेसिस एक एक करके, ठीक है। पहले एंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई, ये क्या कॉज करता है? इन्फेंटाइल डायरिया, मतलब इन्फेंट्स में, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पहले ये इंटेस्टिनल म्यूकोसा में बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ पाइलाई और फिम्ब्रे, ठीक है। पहले ये म्यूकोसा में बाइंड किया, उसके बाद एक लीजन कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं एई लीजन, मतलब अटैचिंग एंड इफेसिंग लीजन। इसका मतलब क्या है? जो इंटेस्टिनल का ब्रश बॉर्डर है वो डिसरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिक्रीशंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज डिस्ट्रॉयड एंड दैट इज वाई सिक्रीशंस आर इंक्रीज एंड इट कॉजेज वाटरी डायरिया, सिंपल। एंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई क्या करता है? ट्रैवलर्स डायरिया। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो ये बैक्टीरिया है वो म्यूकोसा में अटैच होता है बाय CFA, मतलब कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन। पहले बाइंड करता है, उसके बाद टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टॉक्सिन कौन कौन से? हीट लेबाइल और हीट स्टेबल, जिसकी वजह से साइक्लिक AMP साइक्लिक GMP बढ़ेगा तो सिक्रेशन बढ़ेगा तो डायरिया होगा, ठीक है। इसका ये मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद एंटेरो इन्वेजिव इकोलाई, इसको इन्वेजिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर जाता है, इन्वेड करता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू सीजेला। हमारा नेक्स्ट बैक्टीरिया सीजेला ही आएगा, तो हम देखेंगे सीजेला भी कुछ ऐसे ही एक्ट करता है। कैसे? पहले एपिथेलियल सेल्स के अंदर इन्वेजन होगा, उसके बाद उस सेल्स को किल कर देगा तो अल्सरेशन दिखेंगे, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या दिखेगा? अल्सरेशन ऑफ बाउल, यानी कि डिसेंट्री, मतलब डायरिया होगा विथ म्यूकस एंड ब्लड, जिसको हम बोलते हैं बेसिलरी डिसेंट्री, ठीक है। डिसेंट्री और डायरिया में डिफरेंस क्या है? डिसेंट्री जो है उसके अंदर ब्लड और म्यूकस रहता है, और डायरिया में सिर्फ वाटरी स्टूल, ठीक है। तो एंटेरो इन्वेसिव इकोलाई जो है वो डिसेंट्री कॉज करता है। एंटेरोटॉक्सिजेनिक एंटेरोपैथोजेनिक सिर्फ डायरिया कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद एंटेरो हेमरेजिक इकोलाई, इसका स्पेशलिटी क्या है? इसका जो इन्फेक्टिव डोज है वो बहुत लो है, मतलब लेस देन 100 बेसिलाई भी रहेगा तो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके पैथोजेनेसिस क्या है? ये हमारा रिलीज करता है शिका टॉक्सिन, जो वेरोसाइटोटॉक्सिन था हमारा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा। तो जिस सेल्स को ये इन्फेक्ट करेगा वहाँ सिंथेसिस इनहिबिट होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, तो वो सेल किल हो जाएगा। तो ये बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए। इसमें क्या क्या होता है? एक हेमरेजिक कोलाइटिस, मतलब इंटेस्टाइन का सेल डेथ होगा और अल्सरेशन होगा, जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया होगा, इसे हम बोलते हैं हेमरेजिक कोलाइटिस। और क्या होगा? हेमरेजिक यूरिमिक सिंड्रोम, EUS। इसमें ये क्यों होगा? क्योंकि जो सिका टॉक्सिन है वो ब्लड स्ट्रीम में आएगा, और ब्लड स्ट्रीम में आके एंडोथेलियल सेल्स में रिसेप्टर होता है GB3 रिसेप्टर, जो ब्लड वेसल के एंडोथेलियम है वहाँ पे GB3 रिसेप्टर है, उस पर आके बाइंड करेगा ये सिका टॉक्सिन और एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो एंडोथेलियल डैमेज होगा। एंडोथेलियल डैमेज होगा तो क्या होगा? वहाँ पे माइक्रो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन होगा, मतलब क्लॉट होगा। और ये सपोज एक ब्लड वेसल है, यहाँ पे क्लॉट बन गया, तो यहाँ पे RBCs जो है वो टकरा जाएंगे और टूट जाएंगे, तो ये कॉज करता है मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, MAHA। यह पैथो में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो EUS क्या है? जो एंडोथेलियल डैमेज होगा जिसकी वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई होगा, जिसकी वजह से MAHA होगा, ठीक है। और क्या होगा? जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है वहाँ पे भी डैमेज होगा। हीमोलाइटिक एनीमिया हमने देखा, MAHA। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों होगा? क्योंकि जो माइक्रोथ्रोम्बाई हो रहा है हर जगह, उसकी वजह से जो प्लेटलेट्स है वो कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा और एक्यूट किडनी इंजरी होगा। ये 3 फीचर्स हमें दिखेंगे EUS में, ठीक है। तो सिका टॉक्सिन आप समझ सकते हैं बहुत ही डेंजरस है। उसके बाद लास्ट 2 क्या क्या है? एक एंटेरो एग्रीगेटिव इकोलाई, ये सिंपल जो AGP2 सेल्स है इंटेस्टिन में वहाँ पे जाके अटैच होगा, वहाँ पे एग्रीगेट फॉर्म करेगा, स्टैक्ड ब्रिक फैशन में एग्रीगेट फॉर्म करेगा और ये टॉक्सिन रिलीज करेगा, EST1 टॉक्सिन, जो कि एक हीट स्टेबल टॉक्सिन है। EST का फॉर्म क्या है? एंटेरो एग्रीगेटिव हीट स्टेबल टॉक्सिन 1, ठीक है। ये टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसकी वजह से डायरिया होगा। और जो डिफ्यूजली एथरेंट है वो इसके जैसे एग्रीगेट नहीं होगा, बस AGP2 सेल्स में अटैच होगा और डिफ्यूज पैटर्न में वो स्प्रेड हो जाएगा और फिर डायरिया कॉज करेगा। तो यही डिफरेंस है, ये एग्रीगेट फॉर्म करेगा और ये डिफ्यूजली अटैच होगा, ठीक है। दोनों ही डायरिया कॉज करता है। अब इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट मेनली तो ट्रीटमेंट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट या फिर ORS,
क्योंकि हर एक चीज़ में हमें डायरिया दिखेगा और डायरिया का मेन ट्रीटमेंट है ORS। साथ में ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो कौन से एंटीबायोटिक्स हम ले सकते हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब दे सकते हैं। तो बस ये हमारा कंप्लीट होता है इकोलाई। तो हमने पूरा समझ लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद विरुलेंस फैक्टर्स, जिसमें सरफेस एंटीजन, टॉक्सिन्स 3 टाइप के होता है, उनका हमने डिटेल्स पढ़ा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा, जो डिसीज़ कॉज सकता है। उसके बाद डायग्नोसिस देखा, सिंपल सा, ठीक है। फिर हमने एक इकोलाई लिया डायरियोजेनिक का, हमने सब कुछ पढ़ा। पहले एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोटॉक्सिजेनिक, एंटेरो इन्वेसिव, उसके बाद एंटेरो हेमोरेजिक, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद एंटेरो एग्रीगेटिव, एंटेरो और डिफ्यूजली एथेरेंट, और इसका ट्रीटमेंट मतलब ORS और एंटीबायोटिक्स। तो ये ख़त्म होता है इकोलाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।